और इसको डिस्थाइमिया या लॉन्ग टर्म डिप्रेसिव डिसऑर्डर से कई टर्म्स के बाद नाउ देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट कि चाहे आप इसे डिस्थाइमिया बोलिए चाहे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, हमने जो पिछला मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर किया था आपको याद होगा, हमने क्लियरली उसके क्राइटेरिया में किया था 2 वीक्स में 5 आउट ऑफ 9 सिम्पटम्स हैव टू बी प्रेजेंट। यहाँ पर जो शब्द परसिस्टेंट आ गया है तो दैट मींस ये लंबे समय तक 2 साल का। तो ये जो डिसऑर्डर है अगर आप इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम लेट्स सी दिस रिप्रेजेंट्स अ डिसऑर्डरेशन ऑफ योर DSM-4 आप सीधा ए से शुरू कर सकते हैं। 5 नहीं हो गया? अब 5 हो गया, अब तो है, पर मतलब ये बात करें कि 4 में भी ये क्राइटेरिया था जिसको हम डिस्थाइमिक डिसऑर्डर कहते हैं, राइट। सो ए कैटेगरी है डिप्रेस्ड मूड फॉर मोस्ट ऑफ द डे फॉर मोर डेज देन नॉट as indicated by either subjective account or observation by others for at least 2 years। 2 साल तक लगभग हर रोज ज़्यादा दिन ये चीज़ प्रेजेंट रही है 2 साल तक। और उसमें क्या मेन प्रॉब्लम रही है? डिप्रेस्ड मूड, उदासी, बहुत ज़्यादा उदासी रिपोर्ट करते हैं और ये उदासी सब्जेक्ट खुद भी रिपोर्ट करता है या दूसरे लोग भी उसे ऑब्जर्व करते हैं। सो आइदर बाय ऑब्जर्वेशन में पिछले में किया था, ऑब्जर्वेशन बाय अदर्स और सब्जेक्टिव। और इसी को अगर आप बच्चों या एडोलेसेंट्स में देखेंगे बाकी ठीक है, सैडनेस या डिप्रेशन की बजाय डिप्रेस मूड की बजाय वो कहते हैं इरिटेबल बिहेवियर होता है एंड एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, दैट मीन्स 2 ईयर की बजाय 1 साल और डिप्रेस मूड की बजाय इरिटेशन। ये दोनों सिम्टम्स अगर बच्चों में 1 साल तक लेके जाते हैं इरिटेबल, तो आप उसको बच्चों में डिस्थाइमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं। Then B says there is presence while depressed of 2 of the following symptoms। That means depression तो होना जरूरी है, सैडनेस जो एक क्राइटेरिया में कहा दूसरा वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, उसके साथ साथ कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट हो आउट ऑफ द 6। कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? नंबर 1 इज पुअर एपेटाइट और ओवर ईटिंग, कम खाना या ज़्यादा, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, नींद ना आना या ज़्यादा आना, लो एनर्जी और फटीग, थकावट या कोई ताकत नहीं है ऐसा रिपोर्ट करना, लो सेंसिटिविटी, रिपीटेडली ये कहते हैं दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग या अपनी वर्थ को हमेशा कम आंकते हैं, लो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, दे हैव पुअर कंसंट्रेशन और डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस, ना तो सही ढंग से फोकस कर पाते हैं ना ही फैसले ले पाते हैं, एंड फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, बहुत निराशावादी बातें और निराशावादी महसूस करते हैं, ये रिपीटेडली रिपोर्ट करते हैं। सो 2 आउट ऑफ दीज 6 सिम्टम्स और मोर, जिसमें से हम अगेन तीसरा सिम्टम एक होना जरूरी है जो डिप्रेस्ड मूड है, एक क्राइटेरिया है इसकी बात की। बी में 6 में से 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है तो भी आप परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। Now during the 2-year period of this disturbance, the individual has never been without the symptoms in criteria A and B for more than 2 months at a time. That is criteria C. Now this is very important. हमने क्या कहा? पहली चीज हमने बोली है A वाला depressed mood और 2 symptoms out of the category। 2 साल का जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं, उन 2 साल में कभी भी 2 महीने से ज्यादा ऐसा समय नहीं बीता जहाँ पर क्लाइंट कंप्लीटली फ्री ऑफ दीज सिम्टम्स, डिप्रेशन या जो भी 2 सिम्टम्स आपके भी में आए हैं या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स आए हैं। दैट मीन्स कंटिन्यूसली कभी भी 3 महीने नहीं बीते, 2 से ज़्यादा समय नहीं बीता। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट की हिस्ट्री लेते रहते, हाँ थोड़ी देर के लिए फलाने महीने में बड़ी मतलब मेरे को लगा कि मेरा सैडनेस या मेरी पुअर एपेटाइट या लो एनर्जी, मेरी जो भी सिम्टम थे वो कम थे या ना के बराबर थे, शायद जून के महीने में जब हम वेकेशन पे कहीं गए थे ऐसा। दैट मीन्स 1 महीना अगर रहा है ओके, 2 महीना रहा है तब ये डायग्नोसिस चलता है। डायग्नोसिस को चैलेंज कब करते हैं? अगर 3 months एट स्ट्रेच बंदे ने ये सिम्टम्स फ्री दिखाया होता है। तो जब आप परसिस्टेंट डिप्रेसिव डायग्नोसिस करते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिसऑर्डर, तो 2 साल की हिस्ट्री में रिपीटेडली हमें पूछना पड़ता है क्या हर वक्त रहा 2 साल में 24 महीने ऐसा रहा? तो हो सकता है कोई क्लाइंट कहे कि नहीं 1 महीना ऐसा था, 2 महीने ऐसे थे जब मैंने था, पर जब वो कहेगा 3 या 4 या 6 महीने तब आपने अपना हाथ रोक लेना है, यू विल नॉट डिफेंड दिस डायग्नोसिस। सो दैट मीन्स 2-year पीरियड में
इंडिविजुअल के पास कभी भी ऐसा फेज नहीं था when they have been free of symptoms that we just spoke about ANP for more than 2 months consecutively, more than 2 months at a time. D criteria कहता है the criteria for major depressive disorder may be continuously present for 2 years. जो आपके 15 दिन में 5 out of 9 symptoms है, हो सकता है क्लाइंट 2 साल में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स ही रिपोर्ट कर रहा है। अगर आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जैसी चीज भी परसिस्टेंटली 2 साल तक रहती है तो ऑब्वियसली डिस्काइमिया ही रहते हैं। ऑफ कोर्स देयर विल बी फेजेस जहां वो रहेगा, पर पॉइंट ये है कि हो सकता है कि उसका जो ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है बहुत ज़्यादा सीवियर हो, जैसे कि एमडीडी का क्राइटेरिया है। रिपीटेडली प्रोलॉन्ग समय के लिए क्लाइंट ने रिपोर्ट किया है, 2 साल तक रिपोर्ट किया है, कभी भी 2 महीने से ज़्यादा कंसेक्यूटिव सिम्टम पीरियड में रिपोर्ट किया, तो वो भी आप क्राइटेरिया डी में एंट्री करते हैं। सो दिस क्राइटेरिया मे बी कंटिन्यूअसली प्रेजेंट फॉर 2 years, which is your major depressive disorder. बिल्कुल, और पीजीडी में आप अकॉर्डिंग टू DSM-5 इट इज ओनली पीजीडी। DSM-4 में एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी डबल डिप्रेशन, राइट? डबल डिप्रेशन when both of them मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इस एपिसोड आप क्लियरली देख सकते हो 20 दिन 15 दिन में ये चीज आएगी प्लस परसिस्टेंस। पर अब डबल डिप्रेशन का इस्तेमाल नहीं की जाती, जैसे कि डिप्रेशन अगर 2 साल चल रहा है and we can of course list clear episodes because major depressive disorder का क्या होता है, हम 15 दिन वाले उस फेज को एक डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं। अभी जब हम बाइपोलर की बात करेंगे जैसे एक एपिसोड डिप्रेशन का, एक मेनिया का, तो आप जब पूरी हिस्ट्री है तो आपको देखना है इफ परसिस्टेंटली 2 साल में बार-बार रिकरेंट एमडीडी के एपिसोड्स रहे हैं और बीच में कभी भी 2 महीने से ज़्यादा सिम्पटम फ्री वो नहीं रहे, तो आप सेफ्टी से पीजीडी with multiple episodes of MDD. Then comes E. There has never been. आपने जब भी डिप्रेशन की कोई भी कैटेगरी को, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की कोई भी कैटेगरी पर डायग्नोज करना है, we always have to rule out the possibility of any manic or hypomanic episodes. जब हम बाइपोलर शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड के क्राइटेरियाज करेंगे। दैट मीन्स जब आप डिप्रेशन की हिस्ट्री ये सब डायग्नोज कर रहे हैं तो आपको ये भी जरूरी पूछना है उनसे कि क्या कभी ऐसा टाइम रहा है जब उनको कोई मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड रहा हो। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप मेनिया के सिम्टम्स भी पूछते हो, या कभी बिना कारण एक्सट्रीम खुशी रही हो, नींद बहुत कम लेकिन फिर भी आपको ताकत में कमी नहीं लगती, यहाँ वी विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स देयर। और मेनिया का एपिसोड क्या हुआ है, हाइपोमेनिया का क्या हुआ है, या साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर जो कि डिस्काइमिया की फॉर्म में 2 years तक मूड वेरिएशंस की बात हम करेंगे जो बाइपोलर में करेंगे, ठीक है? दैट मींस आपको रूल आउट करना है कि क्राइटेरिया में दैट देयर हैज नेवर बीन अ मैनिक एपिसोड, अ हाइपोमैनिक एपिसोड और साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर इन द पेशेंट। देन कम्स F, that the disturbance is not better explained by persistent schizoaffective disorder, schizophrenia, delusional disorder, other specified or unspecified schizophrenia spectrum disorders or other psychotic disorders. That means आपको सारे schizophrenia spectrum disorders को rule out करना है, ना schizophrenia रहा है, ना कोई और psychotic condition रहा है, delusions hallucinations नहीं रहे हैं, schizoaffective जहाँ schizophrenic thing with mood condition अक्कर करती है, इन सब को आपको rule out करना है। Then G, the symptoms cannot be explained or are not attributable to the physiological effects of a substance or a drug abuse or a medication or another medical condition. For example, hypothyroidism. थायराइड की malfunction के साथ बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन जैसे symptoms नजर आते हैं। अगर क्लाइंट को थायराइड है और वो डिप्रेशन दिखा रहे हैं तो आप इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, यू विल कॉल इट डिप्रेशन ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। सो बहुत कॉमनली थायराइड के साथ डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स नजर आते हैं, पर आप उसको एमडीडी अकेला नहीं कहते, यू हैव टू राइट डाउन इट इज एमडीडी बिकॉज ऑफ अ मेडिकल कंडीशन। सो जी क्राइटेरिया जैसे मैंने कहा बहुत सारे डिसऑर्डर्स में सब में ही आएगा कि आपको किसी दवाई, किसी मेडिकेशन, किसी सब्सटेंस के रोल को भी रूल आउट करना है और किसी और मेडिकल कंडीशन के कारण जो है उसको भी रूल आउट करना है,
जी Can substance abuse cause depression? yes, अभी हम आगे करेंगे substance induced depression. बहुत सारे ऐसे drugs हैं जिनके कारण initially एक stimulant reaction आ सकता है but eventually causes depression. These substances can be drugs per se, they can also be sometimes medication. Medication के कारण भी की illness आती है, पर आप उसको फिर खाली major depressive disorder या dysthymia नहीं कहेंगे. Then you will say depressive disorder due to substance, due to medical condition, due to a specific condition. हाँ, वो भी आगे करेंगे. Then comes H, which is that the symptoms cause clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning. ये भी आपके हर डिसऑर्डर में आएगा. That means ये जो symptoms हैं जो आपने A में, B में, C में डायग्नोस किए हैं, उन सब के कारण क्लाइंट रिपोर्ट करता है, उसके आसपास के लोग भी रिपोर्ट करते हैं कि उनको काफ़ी उसके कारण डिस्ट्रेस रहता है या उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है. ये दो क्राइटेरियाज भी हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगे. सो जब आप परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर करें, you have to list A to H criteria, which is for 2 years, then these symptoms, depressed mood, 2 out of these 6 symptoms. This is 4 or 5? This is criteria 4 or 5? Right. Disorder 3. Criteria 4 is DSM DSM 5 TR right. ये 4 जो लिखा है, मैंने I think I just said that. DSM 4 में persistent depressive disorder नहीं यूज किया जाता था, term dysthymia disorder किया जाता था. अब आप उसको dysthymic disorder की बजाय आप उसको persistent depressive disorder या dysthymia का हम कहते हैं. Because my previous question papers में they always mentioned DSM 4, they never mentioned. That was long back. अब पिछले 2 सालों से तो 5 आ रहा है, तो ये करेक्ट करवाया है. बहुत देर तक I think PU was very resistant to bringing this change. इसमें भी अभी मतलब mood disorder उन्होंने टर्म नहीं चेंज करी, हालांकि mood disorder does not exist anymore. We have depression and related disorders and bipolar and related conditions. तो वही वाली हम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं. So in that case, in criteria, if a client is showing 2 symptoms, so for 2 years will they show the same 2 symptoms or They can change. तो आप जब उनसे क्राइटेरिया पूछते हो तो जनरली आप देखोगे जो 2 सिम्टम्स उन्होंने रिपोर्ट किए हैं वो अक्सर सेम रहते हैं, अक्सर जैसे कहेंगे कि हाँ 2 साल तक मुझे हमेशा कुछ करने की ताकत, एनर्जी इज अ वेरी कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम, लॉस ऑफ एनर्जी, एंड ऑल्सो मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब. तो आप पूछोगे कि 2 साल में कभी भी ऐसा टाइम नहीं निकला कि जब आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि नहीं मुझे नहीं आता है कब अच्छे से सोई. सो जनरली 2 years में सेम सिम्टम्स तो परसिस्ट करते हैं पर और ऐड हो जाते हैं. देयर मे बी अ टाइम जब वो कहेंगे कि हाँ सिर्फ 1 महीना था जब ऐसा कुछ खास इवेंट उनको याद होगा व्हेन ये सिम्टम कम था. बट अगेन हमारा क्राइटेरिया सी में आके आ जाता है कि 2 महीने से ज़्यादा समय तक अगर वो सिम्टम फ्री रहेंगे तब हमारे को अगर पॉसिबल. तो अक्सर वो जो 3 मतलब डिप्रेस मूड तो पक्का ही रहेगा, जो 2 सिम्टम बी क्राइटेरिया में आएंगे अक्सर वो 2 सिम्टम तो रहते हैं पर उनमें एडिशनली और जुड़ते हैं वो आ जा सकते हैं. तो 3 सिम्टम्स अक्सर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं. Right. Then comes the premenstrual dysphoric disorder, which is also a newer condition in case of DSM-5. Now, for a very long time, the premenstrual conditions have totally been ignored and rescheduled. Of course, gynecologists do accept the kind of problems that the woman goes through. But right now, with DSM-5 TR taking into consideration this particular classification, we will see a lot of us are diagnosed with PTSD, जिसको हम that time of the month, mood खराब है, unreasonable हो, etc. कहते हैं, PMS कहते हैं. That is a reality. उसको आप सिर्फ it's not a figure of an imagination. I think every woman goes through so many hormonal issues throughout her life, at puberty, then eventually, at every stage these things are built and their mental health. So that is why realizing and including the premenstrual dysphoric disorder as a reality has given validation to a lot of female experiences whenever they enter puberty and eventually have puberty. So but everything is not
premenstrual dysphoria disorder. We really need to see what all can be called a disorder. So they clearly, the first symptom says that in majority of menstrual cycles, at least 5 symptoms must be present in the final week before the onset of menses, and these symptoms, they start to improve within a few days after the onset of menses, and they become minimal or absent in the week post menses. So that means जिस हफ्ते menstrual period है उससे एक हफ्ते पहले से problems शुरू होंगी, और क्या क्या symptoms हैं उनके बात करेंगे. So we are saying majority of menstrual cycles, that means अगर अभी कोई patient आनी है तो आप अभी पिछले कुछ cycles के बारे में history देंगे, उसके बाद हम आगे जाके symptoms का criteria में करेंगे. But generally जब कोई client आती है तो उसे पूछा जाता है generally about all their cycles, all their periods. So majority of these cycles कम से कम 5 symptom present होंगे चाहिए, जो हम नीचे B और C में करने वाले हैं, और ये 5 symptom आपके पीरियड शुरू होने के पहले एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं, देन थोड़ा सा बेहतर होते हैं जब पीरियड शुरू हो जाते हैं, विदिन से फ्यू डेज 1 or 2 days के बाद बेटर हो जाते हैं, और after the periods are finished, then they definitely go down or they are absent in the week post menses. So पहला तो यही है कि जो भी symptoms आ रहे हैं, they have a clear chronology with respect to the menstrual period. A week before that they are bad. Once the period starts, they get a little okay after about 2 days, but they are completely absent once the periods are over. That is criteria A. Now comes criteria B. Now B में से they are saying one or more of the following symptoms. मतलब अब जो हम 4 symptoms की बात कर रहे हैं, उसमें से एक या एक से ज़्यादा present होना चाहिए. Remember हमने पहले में कहा है हमारे को कम से कम 5 symptoms, total 5 चाहिए. B में 1 होना ज़रूरी है और C में भी 1 होना ज़रूरी है. That means total 5, आपके B में से भी ज़्यादा हो सकते हैं, पर एक B और C में होना ज़रूरी है. Let's look at the B criteria. One or more of the following symptoms must be present. First criteria under B is there is a marked effective lability. Lability word का मतलब basically होता है abrupt changes in mood, right? So mood swings, feeling suddenly sad or tearful, or increased sensitivity to rejection. कोई बंदा आपको कुछ भी कहते हैं, you become unreasonably sensitive. You are ready to cry, you are ready to explode. I think इसी कारण बहुत दफा ऐसी चीजें सुन सकते हैं, है ना? We all can smile to this thing because we identify with a lot of these things. We become very unreasonable at that time. Then there is marked irritability or anger, that is number 2. और increased interpersonal conflict. उस वक्त आपकी लड़ाई भी होगी, बहस भी होगी, आप ज़्यादा चिड़चिड़े और ज़्यादा गुस्सा, ready to explode again हो रहते हैं. Then there is a marked depressed mood, that is lowness of feelings, feelings of hopelessness, and sometimes self-depreciating thoughts. आप खुद को बहुत अच्छा अपने बारे में नहीं feel करते. When we are saying self-depreciating thoughts, deprecating thoughts, they do not really mean आपकी self-esteem low हो जाती है, but generally you don't feel very good about yourself. Lowness of mood रहती है, depressed sadness of mood रहती है, बहुत निराशावादी से रहते हैं. Then there is marked anxiety, tension, and feelings of being keyed up. Keyed up मतलब ऐसे सब बंधा हुआ है, और being on the edge, जैसे कि बस फटने को तैयार, literally. So इन 4 में से अगर एक भी symptom present है, a week before menses, which gets okay 2 days or so after menses, and is totally absent after menses, that means आपका criteria B भी fulfill हो जाएगा. एक हमें ज़रूरी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. Then comes criteria C, which again says one or more of the following symptoms must additionally be present to reach a total of 5 symptoms when combined with symptoms of criteria B. ठीक हो गया? मतलब B का अगर एक आ गया तो नीचे वाले में भी एक होना तो जरूरी है, बट हमें टोटल 5 चाहिए. अगर ऊपर से चारों के चारों प्रेजेंट है तो यहाँ से एक आ जाएगा तो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो पहले क्राइटेरिया में जो हमने 5 की बात की है, that is a must. There can be more symptoms, but 1 from each category. C now says one or more of the following should be present. First क्या है जी C का? Decreased interest in usual activities, काम, school, friends, hobbies. इन सब में
नॉर्मल से आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, आपको अगर बाहर जाना अदरवाइज पसंद है, मे बी दीज डेज और a little before your periods you don't want to do that, आपको काम में अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा dedicated and maybe it impacts you in a manner that your focus also changes, which is the second one. There is a subjective difficulty in concentration. You keep reporting के मेरे से ना focus नहीं हो रहा, I can't do it. Again आप शायद irritable हैं इसलिए you can't do it. But बहुत सारे patients report करते हैं that they can't really focus well or they report clearly that they can't concentrate on whatever task they are doing. Third, there is lethargy, बहुत सुस्ती आती है, easy fatigability, जल्दी थक जाते हैं, and marked lack of energy. हर वक्त थके रहना, हर वक्त ऐसा कहना कि बहुत ज़्यादा सुस्ती है, don't want to do anything. That is third symptom. Fourth, there may be marked change in appetite. खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम भी कई बार हो जाता है. बहुत सारे लोग ओवर ईटिंग करते हैं और स्पेसिफिक फूड की क्रेविंग्स होती है. आई थिंक चॉकलेट्स या स्वीट थिंग्स आर a very safe craving or a very frequently reported craving during the periods, and a lot of women like to engage in these kind of cravings. Then there is hypersomnia or insomnia, नींद बहुत डिस्टर्ब होती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है, पूरा पूरा दिन आप सो सकते हो. Then sixth is there is a sense of being overwhelmed or out of control. एकदम से ऐसा बैठे बैठे शायद आंसू आ जाना, ऐसे लगता है that you can't really control yourself. You feel very very overwhelmed. You feel very easily kind of your emotional stirring happens. कई बार मतलब ज़रूरी नहीं कि गुस्से में ही आप रोएंगे या दुख में ही रोएंगे, कई बार बस ऐसे ही रोना आ जाता है. ये lot of women during post natal बच्चे के जन्म के बाद जो immediately post natal depression जो रिपोर्ट करते हैं, उसमें भी a lot of mothers start reporting that they start crying for no reason. Ideally it is, I mean the major reason of course there is a huge change in your hormones which is also responsible here. There is a huge change in case of postnatal depression in a mother's schedule, you know, her life is now centered around the child. कहीं आना जाना बिल्कुल नहीं, you have to breastfeed the child, which is also a new thing, very taxing. Then आपके dietary restrictions होते हैं, sometimes there is pain, you have visitors, there is no time to get catch your sleep properly. जब बच्चा जाता है, you are awake, etc. जिसको primary caregiver और माता की शक्ति और माता का sacrifice कह के करते हैं. Fine, a mother or a woman is predisposed, she's given the strength to deal with it. पर ऐसा कहीं breastfeed या जन्म देने के अलावा ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बच्चे के nappies कोई और नहीं change कर सकता, आदमी ना कोई mother के अलावा. ना ये लिखा हुआ है कि जब बच्चा एकदम उठता है उसको अगर comfort या warmth की ज़रूरत है तो कोई और नहीं उसको गोदी में उठा सकता. A mother or but then that happens, that's almost a given, and then mothers are made to feel guilty for not doing that. उनको लगता है not good enough a mother if I'm not taking care of my child 24/7. Because of which also postnatal depression has become a reality, and a lot of mothers start reporting that. तो बहुत सारी gynecologists आजकल बहुत ही mild सा antidepressant भी mothers को देने लग जाती हैं, which of course should not interfere with that patient. but बहुत सारी mothers को एक ideal lifestyle change कही जाती है कि अगर उनकी surgery के बाद भी if they are allowed within like after 40 days, they should resort to one or the other form of physical exercise. They should be at least walking if nothing else, so that their hormonal imbalance or the thrust of hormones that is in creating this kind of mood state that can be stabilized. और वही एक important तरीका premenstrual dysphoric disorder को बचाने का है. हालांकि हमें fatigue होती है, दिल नहीं करता कुछ करने का, पर अगर आपने एक regular exercise regime follow किया, you will see how the symptoms improve remarkably. नहीं दिल करता, but इस दौरान या इससे पहले, you know, there are a lot of women जो एक हफ्ता पहले gynecologist को कहती हैं ऐसा पूरा महीना walk करें, पर जैसे ये symptoms आपको ज़रा सा महसूस होते हैं, we start going for regular walks, morning evening कर लीजिए, a little weight training कर लीजिए, breathing exercises करें, they will really take care of these symptoms. Right, so then 6 was a sense of being overwhelmed or out of control. 7th is there are a lot of physical symptoms that women report, which can be breast tenderness, swelling, joint pain, muscle pain, sensation of bloating, or some amount of weight gain. Again, things that start creating a lot of bothersome experiences for women. So 5 in all, 1 from B, 1 from C. अगर रिपोर्ट कर रहे हैं आपके क्राइटेरिया A to C. अब जब हम बात कर रहे थे पहले में मैंने बोला था A क्राइटेरिया शुरू में मैंने कहा था in the majority of menstrual cycles. अब उन्होंने C क्राइटेरिया बता के बताया है the symptoms in criteria A, B and C must have been met
for most menstrual cycle that occurred in the preceding year. तो जब भी क्लाइंट आपके पास आए पिछले एक साल में उनके लगभग सब साइकिल्स में ये चीज़ देखी है. Now some may remember clearly, some may not remember clearly. तो तब उनको एक आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आज क्लाइंट आया कहते हैं हाँ उनको याद नहीं अपने साइकिल कोई भी साइकिल ठीक नहीं था. आई डिडंट. देयर आर मेनी women who report winters when it gets aggravated, summers are better, some say monsoons it gets aggravated, some other weather is better, some say throughout the year or whenever they are having it they have a huge problem with their periods. So whatever the case may be, कम से कम पिछले 3 साइकिल्स उनको खाती है. अगर कोई आज आया वो कहता है मुझे नहीं पता है कि क्या सिम्टम्स है, दे आर नॉट रिपोर्टिंग, तो उनको अगले फॉलोअप पर जब भी बुलाया जाता है उनको कहा जाता है ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन यू हैव योर पीरियड्स प्लीज वॉच योरसेल्फ फॉर दीस सिम्पटम्स. और अगर कंसेक्यूटिव 3 साइकिल्स में आ रहा है तो आप क्लियरली उसको भी डायग्नोज कर सकते हैं. पर वैसे क्राइटेरिया ये साफ साफ कहता है कि पिछले एक साल में उनके मोस्ट ऑफ देयर साइकिल्स हैव बीन सो पेनफुल एंड दे हैव दीस सिम्पटम्स. Now coming to criteria D, symptoms should not be associated with clinically significant distress. The symptoms should be or are associated with clinically significant distress or interference with work, school, usual social activities, relationships with others. So that means repeatedly जब ये cycles आते हैं, the client has clearly shown a lot of distress and a lot of impairment in their routine activities. So they start avoiding social activities, productivity इनकी कम हो जाती है, efficiency at work कम हो जाता है, school and work home हर situation में उनकी productivity कम हो जाती है. It has been seen that a lot of women starting from puberty till a lot of time till whenever they keep taking one or more holidays, they are absent from work or school or whatever they are doing because of their menstrual disorder. That is why if you have heard अभी policies में आ रहा है the idea of menstrual leave also, that all women should be entitled to menstrual leave. लेकिन उसके criteria नहीं set होंगे that maybe everybody will start taking 5 days off every month, which can eventually turn out to be an extremely tedious thing when it comes to productivity, when it comes to work targets, when it comes to everything. So इस वक्त बहुत सारे हेल्थ वर्कर साइकोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट सभी करके कह रहे हैं that every child right from let's say 5-6 उससे पहले से जब से कर सकते हैं उनको कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा इंगेज करना चाहिए ताकि this thing when it happens it does not kind of play havoc. पर फिर भी अगर रियलिटी है तो मेडिकल सर्टिफिकेट इसके ऊपर इशू करते हैं. The gynecologist may recommend a leave, but then it will not be something like a given rule for everyone to take care. पर उसके ऊपर अभी है controversy. बहुत सारे women rights group कह रहे हैं कि how can you negate? I think all of us have at one time or the other have felt what we are studying right now, all these criteria, and they can be very, very debilitating. They can be very, very taxing for all of us. So symptoms generally cause a lot of distress and interference with their routine activities. That is criteria B. Criteria E says that the disturbance is not merely an exacerbation of the symptoms of another disorder. मतलब ये जो पर्टिकुलर हमने सारे सिम्टम्स करे हैं आप क्लियरली देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कोई एपिसोड उस दौरान हम भी अभी जब बात करें एक हफ्ता पहले और तो ऑलमोस्ट 10 दिन टाइप तो मतलब वो डिस्टर्बेंस रह रही है. तो क्या मैं इसको भी जब हम स्पेसिफाइड क्राइटेरिया करेंगे विल सी ड्यूरेशन की बेसिस पे कई सारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के क्राइटेरिया है. तो यहाँ पर मेन determiner of this diagnosis is the criteria, the event, that is the period उसके पहले और उसके साथ क्या होता है. So जो भी ये disturbance है वो सिर्फ major depressive disorder या panic disorder या PDD persistent depressive disorder या personality disorder इन सब के you are very clear that उनके कारण बंदे को ये disturbances नहीं हो रहे हैं. जैसे क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले हैं वो भी छोटी सी बात पे रो पड़ेंगे, गुस्सा आ जाएगा उनको, मे बी दे विल आल्सो से आई कांट कंसंट्रेट या दे विल आल्सो रिपोर्ट हाइपरसोमनिया इंसोमनिया. तो यू हैव टू क्लियरली सी कि अगर ये पेशेंट कोई और तकलीफ है इसको तो आप उस डायग्नोसिस को रूल आउट कर लीजिए पहले फिर आप इसको कराएंगे. बट इट्स ईजियर टू डायग्नोज इट बिकॉज इसमें पीरियड मेंसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. उसके इर्द गिर्द अगर ये चीज़ें हो रही हैं और बाकी वगैरह नहीं हो रही हैं यू कैन क्लियरली से दैट दिस इज premenstrual dysphoria disorder. Then dysphoria again is a term that is generally used to indicate
डिप्रेसिव मूड। बहुत सारी दफ़ा बात करते हुए कहते हैं उस डू यू हैव डिस्फोरिया, साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जब आपस में बात करते हैं, पेशेंट को डिस्कस करते हैं, they will lot of times they'll say that she was a little dysphoric, which means she was a little depressed. Depression के लिए dysphoria word बहुत common use किया जाता है, but not major depressive disorder. Anywhere we are feeling sad is dysphoria, right? So criteria A should also be confirmed by prospective daily ratings during or at least 2 symptomatic cycles. मतलब अभी अगर कम जाया है तो उनको ये भी कहा जाता है कि आप जब फॉलोअप के लिए आएंगे अपने अभी 2 साइकिल्स को क्लोजली वॉच करें फॉर ऑल दीज सिम्पटम्स। सो 1 साल की हिस्ट्री भी ले ली और अगले 2 साइकिल। देयर आर मेनी गायनेकोलॉजिस्ट जो कह देते हैं कि 2 नहीं 3 क्राइटेरिया, क्योंकि समटाइम्स पीपल हैव इरेगुलर साइकिल्स, तो दे गिव 3 मंथ्स का टाइम कि उसके दौरान अगर 2 पीरियड्स भी हुए हैं या नॉर्मल टाइम पे भी अगर 2 पीरियड्स हुए तो उसके दौरान क्या ये सारे सिम्पटम्स हैं या नहीं। सो वी आर कॉलिंग देम प्रोस्पेक्टिव, मतलब आगे अब जो आने वाले हैं 2 साइकिल्स उसमें क्लाइंट को कहा जाता है आप डेली रेटिंग करें इन सब सिम्पटम्स की और कम से कम 2 साइकिल्स को वॉच करने के लिए कहा जाता है, राइट। और जनरली ये माना जाता है कि डायग्नोसिस के लिए जरूरी नहीं है कि आप अगर 1 साल में आपको सारे दिख रहे हैं तो यू कैन मेक द डायग्नोसिस येट आस्क द क्लाइंट टू वॉच द नेक्स्ट 2 साइकिल्स, यू नो। सो ऐसा जरूरी नहीं है दैट द डायग्नोसिस will be dependent on those 2 ratings that the client comes back with. And if a lady has PCOS और PCOD तो उनके लिए valid? उनके लिए भी वैलिड ऐसे हो जाता है इवेंचुअली कि जब पीरियड होगा क्या उससे पहले फ्लक्चुएशंस होती हैं या नहीं। PCOS में कई बार ज़्यादा परवेसिव मूड डिस्टर्बेंस भी रहती है क्लाइंट्स को। सो ऑफ कोर्स PCOS बिकम्स कभी करके हमें जब कहाँ ये अगला GA में आ रहा है ना, सिम्पटम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस और ड्रग और मेडिकेशन और एनी अदर मेडिकल कंडीशन। सो अगर PCOS है तो आप उसको PCOS along with premenstrual लिखेंगे। That means PCOS can be one reason जिसके कारण ये सारी disturbances हो रही हैं। Yet अगर PCOS के कारण भी हो रही है, you will still see that premenstrual dysphoric disorder is something that very commonly goes even when PCOS is treated. तो वो पर्टिकुलर इवेंट पर इसको काबू करने का एक बेस्ट तरीका is your exercise and any form of breathing or meditation or yoga exercises. So whoever struggles with this, and most of us do struggle with this, it's important to have a strict exercise regime. Of course, nutrition is very important. लोग आयुर्वेदा के नाम पे या नुस्खों के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं करते हैं, बट आप अगर रूटीन में अपने कई इंडिसेस का ध्यान रखेंगे, दैट इज वाई जैसे कि छोड़ नहीं देना चाहिए। तो सबके साथ ही होता है। माय मदर हैड समथिंग दैट टुडे वी आर कॉलिंग मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, तो मुझे भी होगा या मेरी बेटी को भी होगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू सीक मेडिकल एडवाइस। इसमें कुछ इलाज या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स ऐसा कुछ नीचे देने की जरूरत होती है, पर अगर ये है तो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट आर द लाइफस्टाइल चेंजेस व्हिच विल डेफिनेटली इंप्रूव योर स्टेट, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, राइट। So this is your premenstrual dysphoric disorder. न्यूअर कैटेगरी जब आपको DSM के बारे में बात करी जाती है, DSM-5 में क्या चेंजेस आई हैं आप क्लियरली देख सकते हैं। इसमें हमारे पास ये 2 नई कैटेगरीज आई, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन एंड प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव और डिस्थाइमिक डिसऑर्डर पहले ही था। तो अगर आप चेंजेस की बात करें तो ये 2 बिल्कुल क्लियरली न्यू है। अब हम बाकी की 4 कंडीशंस कर रहे हैं। 1 is substance or medication induced depressive disorder, then depressive disorder due to another medical condition, other specified depressive disorders and unspecified depressive disorders. Now ये जो 4 कंडीशंस हैं ये आपकी सब डिसऑर्डर्स में आ रही हैं। I'm sure आपने एंजाइटी में भी पढ़ा होगा substance induced due to medical condition। सिमिलरली इनको हम यहाँ भी करेंगे और इन 4 कंडीशंस का क्राइटेरिया सेम रहता है, but for the main symptom that we are talking about. सारे करने पड़ेंगे? बिल्कुल आपको सारे करने पड़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन सारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पे आ जाता है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अबाउट ऑल ऑफ देम। हालांकि तभी मैं वापस इस स्लाइड पे आई हूँ कि ये जो 4 सिर्फ जो अब हम शुरू कर रहे हैं इनको आप थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये जैसे अब आप एंजाइटी पढ़ोगे सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड, सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड
अभी जब हम बाइपोलर करेंगे तो बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसा करके ये चारों के क्राइटेरिया सेम रहते हैं। इसमें हम सब्सटेंस की बात करेंगे, इसमें मेडिकल कंडीशन की बात करेंगे, इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जो डिप्रेशन में रेलेवेंट होती हैं, और फाइनली अनस्पेसिफाइड भी सबके लिए सेम रहने वाला है। सो अब पहले हम देखते हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नाउ अगर अब आप इस पे जाते हैं, जैसा कि सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस की बात है, मतलब इसमें सब्जेक्ट ने पेशेंट ने कुछ खाया है, कैन बी अ ड्रग, कैन आल्सो बी अ मेडिकेशन। बेसिकली कोई भी केमिकल एजेंट उन्होंने खाया है जिसके कारण डिप्रेशन के सिम्टम्स आए हैं। अब ये जानने के लिए कि क्या ये सब्सटेंस इंड्यूस्ड है, एक तो है नॉर्मल, कोई सब्सटेंस नहीं खाया है तो हमने एमडीडी डायग्नोस कर दिया, या जो भी चार कंडीशंस की हैं उसमें से जो फॉल करता है क्लाइंट के क्राइटेरिया उसको आप डायग्नोस करते हैं। इसमें बहुत क्लियरली आपको कुछ चीजें दिखती हैं जिसके कारण आप इस कैटेगरी में क्लाइंट को रख सकते हैं। There is a prominent and persistent disturbance in mood that predominates in the clinical picture and is characterized by depressed mood or markedly diminished interest or pleasure in all or almost all activities. मेजर डिप्रेशन का सिम्टम याद है? मैं आपको क्विकली, क्योंकि आप लोगों का एक क्राइटेरिया, आपको एक डर होता है कैसे याद करना है, आप गो बैक टू मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। पहला क्राइटेरिया ये था, दो सिम्टम्स जरूरी थे, डिप्रेस्ड मूड और इंटरेस्ट और प्लेजर लैक करना। यही दो सिम्टम्स की बात करी गई है कि जो क्लाइंट है उनका कोई प्रोमिनेंट ऐसी डिस्टर्बेंस आपको उनके मूड में दिख रही है, और वो डिस्टर्बेंस क्या है, या वो कह रहे हैं कि मैं पूरा दिन उदास रहता हूँ, या कह रहे हैं कि देयर इज, मुझे किसी चीज़ में वैसी रुचि नहीं है, वैसा इंटरेस्ट, वैसा प्लेजर नहीं है जैसा मैं पहले। तो ये दो सिम्टम्स बहुत प्रीडोमिनेंटली क्लाइंट में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन बी क्राइटेरिया बिकम्स इम्पॉर्टेंट हियर। देयर इज अ क्लियर एविडेंस फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब फाइंडिंग्स। हिस्ट्री टेकिंग आपने की, तब आपने पूछा कि आपने कोई दवाई खा रहे हो, या कोई ड्रग अगर वो खा के आया है तो आपने उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया, उसमें ड्रग के रेसिड्यूज मिले हैं। बहुत सारी लैब फाइंडिंग्स में पता चलता है ये बायोकेमिकल बढ़ा है, ये दवाई खाई थी, या ये फलाना ड्रग खाया था, उसके बाद ये चीज़ है। तो दैट मीन्स इन तीनों चीज़ों के कारण आपको क्राइटेरिया ए में के जो सिम्टम्स हैं वो दोनों नजर आ रहे हैं, 1 और 2। क्या 1 और 2? That is symptoms in criteria A, that is depression and loss of pleasure. They have developed during or soon after substance has there is substance intoxication, कुछ खाया है बंदे ने, या वो कुछ खा रहा था और उसने छोड़ा है, withdrawal symptom की तरह इमर्ज हो रहा है, या एक्सपोजर टू मेडिकेशन, कोई नई दवाई शुरू की है जिसके बाद क्लाइंट में ए क्राइटेरिया वाले सिम्टम दिख रहे हैं, दैट इज डिप्रेशन एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ये मतलब आपको क्लियरली उनकी हिस्ट्री या उनके टेस्ट से पता चल रहा है कि ये सिम्टम्स पहली बार या क्यों कब शुरू हुए, जब बंदे ने वो दवाई खाई है, या वो कोई ड्रग लिया है, या शायद ड्रग कुछ समय लेके उसे छोड़ा है तो एकदम उसके सिम्टम्स का रिवाइव हो। नंबर 2, जो भी दवाई या सब्सटेंस की बात हो रही है, हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एविडेंस है कि उस दवाई या उस ड्रग के कारण ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि कुछ दवाइयाँ इस तरह इंटरैक्ट करती हैं, जैसे बहुत सारे न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं, वो खाने के बाद कुछ समय के लिए लोनेस होती है, अगर वो परसिस्ट करती जाएगी तो इट इज सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। आपको न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में लिए जाते हैं, जैसे बहुत दफ़ा जो एपिलेप्टिक ड्रग्स लिए जाते हैं एपिलेप्सी में, उसमें कई दफ़ा लोनेस ऑफ मूड होती है, कई बार एक्सट्रीम एंजाइटी प्रोड्यूस हो जाती है, कई बार हाइपर एक्टिविटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो आप उसमें उसे हाइपर एक्टिव या एंशियस या डिप्रेशन नहीं कहते, तो आप उसको सब्सटेंस इंड्यूस कहते हो। दैट मीन्स बी क्राइटेरिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो क्लियर है कि उसमें डिप्रेशन है या लॉस ऑफ प्लेजर है, पर आपको कैसे पता कि सब्सटेंस इंड्यूस है? पहला कि ये सिम्टम्स तब शुरू हुए जब उसने कोई दवाई या कोई सब्सटेंस खाया था, या नंबर 2 जब वो आपने जो भी दवाई खाई या जो भी सब्सटेंस ड्रग खाया, हमारे पास क्लियर पहले से एविडेंस है कि उसके ये सिम्टम्स अक्सर देखे गए हैं। सो जब ये बी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो यू आर वेरी श्योर कि सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर है। फिर आगे फर्दर इसको कॉन्क्रीट करने के लिए डायग्नोसिस को आपका सी क्राइटेरिया आता है कि जो भी ये डिस्टर्बेंस की बात की, जो भी ये सिम्टम्स की हमने बात की ए और बी में, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय डिप्रेसिव डिसऑर्डर विच इज नॉट सब्सटेंस इंड्यूस्ड, जो हम अभी तक क्राइटेरिया पढ़ेंगे, और जो भी ये एविडेंस है ये आपको इंडिपेंडेंटली मतलब
इंडिपेंडेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है, इसको एक्सक्लूड करने में कैसे पता चलता है कि जो सिम्टम्स क्लाइंट में थे वो बेसिकली जो भी मेडिकेशन या सब्सटेंस की बात हो रही है, जब तक बंदा वो दवाई लेता है तब तक वो सिम्टम्स रहते हैं। जब वो दवाई को छोड़ रहा है, विड्रॉल के स्टेज को छोड़ के, विच जनरली 3 to 4 days, उसके बाद ऑलमोस्ट, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने आज कोई दवाई ली, कार्बामेज़ेपिन में वो किसी एपिलेप्सी के लिए दी गई, वो दवाई जैसे मैंने ली, सीजर तो चलो रुका, लेकिन मेरे में लोनेस ऑफ मूड आना शुरू हो गई, और ये लोनेस ऑफ मूड काफ़ी समय तक परसिस्ट करी, मेरे को कुछ करने का दिल नहीं करता, तो मुझे मेरे बी के 1 और 2 क्राइटेरिया, और हमें पता है कार्बामेज़ेपिन के कारण आपको लोनेस ऑफ मूड आ सकती है, ओके। लेकिन जब ये कार्बामेज़ेपिन बंद करी मेरी दवाई, उसके 1 महीने में ये जो लोनेस ऑफ मूड है खत्म हो जाती है। दैट क्लियरली टेल्स मी कि भैया ये जो हो रहा था ड्रग के कारण हो रहा था, ये स्टेट कंप्लीटली सब्सटेंस इंड्यूस्ड है। That is what is indicated in C, that the symptoms preceded the onset of the substance use or medication use. Symptoms persist for the substantial period of time, that is at least 1 month after the cessation of the drug. That can be withdrawal, that can be severe intoxication. Lekin there is clear evidence that there is no independent non-substance depressive disorder. मतलब जो एमडीडी की हिस्ट्री है, जब वो दवाई उनके जीवन से निकाल दी जाएगी तो उनको कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं होगा, ये आप क्लियरली इसके द्वारा नोट कर सकते हैं। Then he says that this disturbance, which disturbance है जो मूड लो और लॉस ऑफ प्लेजर है, this should not occur during the course of delirium. Now delirium is a state, हमने अगर आपको याद हो कॉन्शियसनेस का एक डिसऑर्डर, एक सिम्टम माना जाता है। बहुत दफ़ा दवाइयाँ खा के लोग डिलीरियम में चले जाते हैं, बहुत दफ़ा ओल्ड एज के कारण डिलीरियम में चले जाते हैं, ड्रग्स के कारण, जैसे बस चुप करके बैठे रहेंगे, कैटाटोनिक लोगों में डिलीरियम जैसे स्टेट देखी जाती है, दे विल नॉट रियली रिस्पॉन्ड टू एनी क्वेश्चंस, हालांकि वो सुन रहे हैं, बोल सकते हैं, बट दे जस्ट डोंट, ऐसा लगता है शून्य में काम कर रहे हैं। तो जब कभी आप सब्सटेंस इंड्यूस्ड की बात कर रहे होते हो, यू हैव टू रूल आउट कि क्लाइंट में किसी दवाई के कारण डिलीरियम वाला फेस नहीं चल रहा। Then this disturbance causes clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning. तो आपको जब disturbance होगी तब हम इस diagnosis को evaluate करेंगे। So this is a clear case of substance-induced depressive disorder, substance or medication-induced depressive disorder. अब आप ये bipolar पढ़ोगे तो बस डिप्रेसिव की जगह बाइपोलर आ जाएगा या मैनिक एंड डिप्रेसिव आ जाएगा। जब आप एंजाइटी पढ़ोगे तो एंजाइटी आ जाएगा। जितने डिसऑर्डर्स आप करने वाले हो, सब्सटेंस यूज में सिर्फ डिसऑर्डर कोड का वर्ड या सिम्टम बदलेगा एक का, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। नाउ कम्स डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। डिप्रेशन जैसी चीज, हाँ जी, ये अलग, वो दवाई के कारण है, ये मेडिकल कंडीशन के कारण है। हालांकि हमने जो ये पहले 4 सिम्टम्स लिए थे, इसमें आप देखोगे दोनों इकट्ठे लिए हैं। सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस इंड्यूस की कैटेगरी में जाएगा, और अनदर मेडिकल कंडीशन, ये आप जोड़ करने लगे मेडिकल ड्यू टू अ मेडिकल कंडीशन। There is a prominent and persistent period of depressed mood or markedly diminished interest or pleasure in all or almost all activities that predominates the daily attention. तो पहला क्राइटेरिया तो साफ है, वो लोनेस ऑफ मूड है और लॉस ऑफ प्लेजर है। बी क्राइटेरिया है कि जब क्लाइंट की हिस्ट्री ली गई, फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया या लैब फाइंडिंग से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो क्लाइंट की तकलीफ है डिप्रेशन वाली या लॉस ऑफ एक्टिविटी, जो ये क्राइटेरिया है, दैट इज बिकॉज ऑफ अनदर मेडिकल कंडीशन। दैट मीन्स जब आप हिस्ट्री देखते हो आपको याद होगा मेडिकल डिसऑर्डर्स पूछते हैं, किसी ने तब अगर कह दिया कि मुझे थायराइडिज्म है, किसी ने थायराइड की प्रॉब्लम है, या किसी ने कह दिया कि मुझे डायबिटीज है, डायबिटीज में भी डिप्रेशन बहुत देखा जाता है, या किसी ने कहा मुझे कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन है, उसके कारण भी लोगों से देखी जाती है। सो अगर कोई भी ऐसी मेडिकल डिसऑर्डर ऑलरेडी डायग्नोज है तो उसके कारण अगर ये डिप्रेशन है तो आप ये क्राइटेरिया को एंटरटेन करेंगे। C says that the disturbance is not explained by any other mental disorder, adjustment disorder with depressed mood in which the stressor can be a serious medical condition. That means हम ये क्या कह रहे हैं, थायराइड के कारण डिप्रेशन होता है क्योंकि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर रूल आउट करना है कि कोई और
मेंटल डिसऑर्डर को लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज गिवन अ डायग्नोसिस ऑफ एड्स, वो सुन के बंदे को एकदम से डायग्नोसिस के बाद कोई मेडिकल ये नहीं कि एड्स के कारण डिप्रेशन हो जाता है, पर उस डायग्नोसिस के बाद देयर इज लो डिसऑर्डर। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको कहोगे एडजस्टमेंट विद द डिसऑर्डर डायग्नोसिस। इट इज नॉट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल। यू अंडरस्टैंड? मतलब डायबिटीज का मैकेनिज्म है कि वो लोगों से मूव करता है क्योंकि न्यूरोकेमिकल्स इन्वॉल्व है। बहुत सारी गायनेक कंडीशंस में मूव होने से हो जाता है, बहुत सारी आपकी थायराइड कंडीशन, एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मूड कंडीशन आती है। पर अगर किसी को जैसे कैंसर का डायग्नोसिस है, किसी को कहा गया कि आपकी फैमिली सर्जरी होनी है और बंदा थोड़े समय के लिए बिल्कुल लो मूड में चला जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिकल डायग्नोसिस, नॉट बिकॉज ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दैट डिजीज। कोई बीमारी है तो मेरे अंदर कोई न्यूरोकेमिकल चेंजेस आए, so that has to be taken care of in criteria C, that the disturbance is not better explained by our mental disorder. D says that the disturbance does not occur during delirium. The same point remains. Disturbance causes clinically significant distress or impairment in social or occupational or other important areas of function. Same criteria आपका इन सब में रहेगा। ठीक हो गया? This is medical condition. Then we have other specified depressive disorders. Now जितने भी मेन कोर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स थे ये फोर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जिन डिसऑर्डर्स की बात करें जिनको कि आप स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर कह रहे हैं, इनमें आप देख लो सिर्फ ड्यूरेशन वेरी कर रही है। नाउ प्लीज गो बैक टू द ड्यूरेशन ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। 15 दिन थी, 2 हफ्ते रहा। सो जब आप 15 डेज से कम के लिए किसी में डिप्रेशन जैसी चीज रहती तो हम उसका क्या करें? कोई कहता नहीं मुझे ना 15 दिन तो नहीं रही, पर मुझे शायद 4 दिन में बहुत डिप्रेस हूँ। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो क्या हम उसको जाने दो? ऐसे कैसे जानते हैं कि अभी शिकार है? बट मोर देन द शिकार देयर इज अ लिटिल kind of diagnostic category that you can allocate them into and of course explore further कि क्या कोई प्रॉपर डिप्रेसिव एपिसोड आ रहा है कि नहीं। ये जो कुछ कंडीशंस हैं इनमें सिर्फ अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिटेशन उनके द्वारा भी चेंजेस करी जा सकते हैं। सो दिस कैटेगरी स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर इट अप्लाइज टू as it reads presentations of symptoms or disorders in which the symptoms that are characteristic of depressive disorder, that is clinically significant distress or impairment in social, occupational, important areas of functioning. This disorder can cause this kind of difficulty, जो भी हम बात कर रहे हैं, but they do not meet the full criteria for any of the disorders that we have done till now. हर एक में जो ड्यूरेशन का क्राइटेरिया था या सिम्टम्स का क्राइटेरिया था वो पूरा का पूरा मैच नहीं हो रहा, पर कुछ तो है जो आपको कंसर्न कॉज ऑफ कंसर्न करता है। तो इसमें हम कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज मेंशन करने लगे, इसलिए इसका नाम अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर है। इसको कहेंगे कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी कहा जाते हैं, डिप्रेसिव एपिसोड्स भी कहा जाता है। क्या क्या है? पहला है रिकरेंट ब्रीफ डिप्रेशन। इसका क्या मतलब है? देयर इज अ कंकरेंट presence of depressed mood and at least 4 symptoms of depression, जो हमने 5 out of 9 किए थे, मतलब 4 out of those 9 भी present हैं और depressed mood उदासी भी present है, but for a duration of 2 to 13 days at least once per month। और ये menstrual cycle के साथ नहीं include होना चाहिए। once per month तो हर cycle में हम लोगों को भी होता है ना, तो यहाँ पर विसार irrespective of the menstrual cycle, in case of women maybe it will be period से पहले वाला फेज नहीं, जो बाकी के 15-20 दिन बचते हैं उसमें अगर क्लाइंट कहता है 2 से 13 दिन तक मुझे बहुत ज़्यादा लोनेस फील होती है मूड की, या बाकी 4 क्राइटेरिया कैन बी इंसोम्निया, एपेटाइट और फटीग, ऑल ऑफ दिस सिम्टम, अगर वो सिर्फ 2 से 13 दिन तक रिपीट कहते हैं कि मेरे को 1 महीने में होते हैं और कंसेक्यूटिवली 1 साल तक होते हैं, 12 महीने तक होते हैं बंदे में, तब आप उसको कहते हैं रिकरेंट, क्योंकि हर महीने हो रहा है, ब्रीफ क्योंकि 15 दिन का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहा, 2 वीक्स का नहीं कर रहा, 13 दिन तक कर रहा। अब ये बड़ी मतलब सेंसिटिव चीज़ है कि क्लाइंट इतना प्रिसाइसली जान पाएगा, बता पाएगा कि जो मुझे 8 दिन रहा था, कहीं कहीं बता पाएगा। अगर कई लोग होते हैं जो एक्चुअली डायरीज रखते हैं, जो देखते हैं कि आज मेरा दिन कैसे रहा, सो दे कैन एक्चुअली टेल यू दैट ओनली फॉर 8 डेज हुआ था, ओनली फॉर 10 डेज हुआ था। पर हमारा क्राइटेरिया ये है कि अगर 2 से 13 दिन तक बंदा डिप्रेस्ड मूड दिखा रहा है या और साथ में 4 सिम्टम्स और दिखा रहा है जो बाकी के 9 हैं,
हर महीने में ऐसे 2 से 13 दिन बीतते हैं, कभी किसी महीने 4 दिन, किसी महीने 10 दिन, किसी महीने 13 दिन, किसी महीने 5 दिन, पर 12 महीनों तक कंसेक्यूटिवली हर महीने में कभी 2 दिन, कभी 13 दिन से कम ऐसा एपिसोड वो रिपोर्ट करता है जिसमें ये वाले सिम्टम्स हैं, तो आप उसको रिकरेंट, क्योंकि हर महीने आ रहा है और ब्रीफ डिप्रेशन कह रहे हैं, परसिस्टेंट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि 2 साल तक हम नहीं रहे हैं, ठीक है। कभी भी इसके केस में बाइपोलर की प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, दैट मींस मैंने तो रिकरेंट ब्रीफ का मतलब क्या है, 2 से 13 दिन का लो मूड एंड 4 आउट ऑफ 9 सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन रिपोर्ट करना कंसेक्यूटिवली फॉर 12 मंथ्स, ओके। सेकेंड है शॉर्ट ड्यूरेशन डिप्रेसिव एपिसोड, और इसमें आगे चले गए अगर 4 से 13 दिन के दौरान बंदे में डिप्रेस्ड इफेक्ट या 4 आउट ऑफ 8 सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन दिखते हैं और उसके कारण इम्पेयरमेंट होती है, और ये जो इम्पेयरमेंट है इट परसिस्ट्स फॉर मोर देन 4 days बट लेस देन 4 days, 4 से 14 के बीच में अगर ये सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन रिपीटेडली नहीं है, हर महीने नहीं। पिछले वाले में, पिछले क्राइटेरिया में क्या था, हर महीने 12 महीने तक होगी। शॉर्ट ड्यूरेशन डिप्रेसिव एपिसोड में भी एक ही बार ही हुआ, पर क्लाइंट में भी 6 दिन के लिए उसने सिम्टम्स दिखाए और खत्म, तो दैट मीन्स वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड तो नहीं हुआ, बट इट इज कॉल्ड शॉर्ट ड्यूरेशन डिप्रेसिव एपिसोड। उसकी ड्यूरेशन 13 दिन से कम रही, पर बाकी सब क्राइटेरिया सेम से रहा, ठीक हो गया। थर्ड इज डिप्रेसिव एपिसोड विद इनसफिशिएंट सिम्टम्स। अब इस केस में क्लाइंट का लो मूड या डिप्रेस्ड मूड तो दिख रहा है एंड एटलीस्ट वन ऑफ द 8 सिम्टम्स, मतलब जो अभी तक हम कह रहे थे 4 सिम्टम और होने चाहिए डिप्रेशन के साथ, टोटल 5 आउट ऑफ 9 होने चाहिए, अब हम कह रहे हैं डिप्रेस्ड इफेक्ट तो कह रहा है वो कि मेरे को उदासी है, लेकिन उसके साथ केवल एक और सिम्टम बता रहा है आउट ऑफ दोस 8 सिम्टम्स, और जनरली इन सब के कारण क्लाइंट रिपीटेडली कह रहा है कि उनको सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो रहा है, और रिपीटेडली कभी भी आप देखोगे 2 हफ्ते तक क्लाइंट्स में वो सारे सिम्टम्स की प्रेजेंटेशन जिसको आप एमडीडी डायग्नोस कर सके वो नहीं दिखा है। सो डिप्रेशन तो है, लोनेस ऑफ मूड है, और एक और सिम्टम है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट डिप्रेसिव एपिसोड विद इनसफिशिएंट सिम्टम्स। दिस कैन परसिस्ट फॉर 2 weeks और इवन मोर, पर आप कभी भी एक वो वाला क्राइटेरिया के सेम 2 हफ्तों मतलब 2 हफ्तों में क्लाइंट 5 आउट ऑफ 9 सिम्टम्स जिसमें से 2 होने चाहिए, डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर, वो कभी भी सेम 2 weeks में नहीं करना, बट 2 हफ्तों में वो कोई भी लोनेस और मूड के साथ साथ बाकी के सिम्टम्स शायद दिखा रहा है, तो आप उसे कह देते हो कि डिप्रेसिव एपिसोड तो है बट इट इज विद इनसफिशिएंट सिम्टम्स, राइट। आगे चल सकती हूँ, ये हो गया बहुत, आई थिंक एक ही कैटेगरी बची है, डिप्रेसिव बंद कर देते हैं। Then we have unspecified depressive disorders. जब आपकी unspecified depressive disorders की कैटेगरी की बात होगी, सिंपल सा रूल है इसके लिए, आपके पास बहुत दफ़ा कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल आया जाएगा इमरजेंसी रूम में, इमरजेंसी रूम में मतलब आपके पास अभी बहुत लंबा चौड़ा समय भी नहीं है पूरी हिस्ट्री लेने का, बट एक क्विक हिस्ट्री हमेशा ली जाती है, क्या हुआ कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सुसाइड अटेम्प्ट के बाद आया, नाउ वी हैव नो टाइम फॉर डिसऑर्डर टू टेक हिस्ट्री। उसके साथ अगर कोई बंदा जान पहचान का है, आप पूछ सकते हो, कह सकता है कि हाँ जी इसको शायद है या इलाज चल रहा है इसका, या कुछ दिन से उदास था, तो आपके पास ना क्लियर हिस्ट्री है जिसके कारण आप कोई भी कैटेगरी का डायग्नोसिस नहीं दे सकते। Whenever we lack enough information to make a clear diagnosis of any of the categories that we discussed till now, that is when we call it unspecified depressive disorder. Later आप उसको of course diagnose कर सकते हैं। इसका main criteria क्या है? It is used in situations in which the clinician chooses not to really specify the reason that the criteria are not met for the specific depressive disorder, and a lot of time these are the presentations where there is insufficient information like in an ER setting, कि आपके पास कोई सोर्स नहीं है या किसी कारण से आपके पास फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट को कोई दाखिल करा गया, उसके पैसे दे गया, बट यू रियली हैव नो वे टू गेट देयर इन्फॉर्मेशन, तब आपको दिख रहा है कि डिप्रेसिव जैसा है बट वी स्टिल कांट रियली डायग्नोस क्लियरली, तो हम उसको अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। Later, of course, with consequent things and settings, you can make a proper diagnosis which will fall in it. तो मतलब अगर कोई पेशेंट ऐसे आ गया तो ऐसा नहीं कि हम उसको डायग्नोसिस नहीं छोड़ेंगे किसी को नहीं, इसको हम अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, ऐसे अनस्पेसिफाइड एंजाइटी, अनस्पेसिफाइड बाइपोलर। तो अब जब हम नेक्स्ट बाइपोलर कंडीशन शुरू करेंगे,
इसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके बट एक बार जब बाइपोलर करेंगे तो आप देखोगे 1 2 3 उसके बाद चारों वही कंडीशन है जिनका सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ बाइपोलर वर्ड। आलू जी आलू